तो भाई आज ड्रॉ में बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीजें देखने को मिल गई। इसी के साथ भाई आज रॉ की वाइब भी बड़ी ही स्पूकी सी आ रही थी, क्योंकि WWE ने आज नेटफ्लिक्स के शो स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ कोलैबोरेशन वाली रॉ करी थी, जो कि थोड़ा हॉरर एलिमेंट वाला शो है। तो आज रॉ में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल गया। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो भाई रॉ की शुरुआत कोरी ग्रेव्स और माइकल कोल के साथ देखने को मिलती है हमें, जिसके बाद बहुत सारे पायरोस भी आज हमें देखने को मिल गए, क्योंकि 2026 की ये पहली रॉ होने वाली थी। अभी रॉ का पहला मैच जो हमें देखने को मिलता है वो होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जहां कबूकी वॉरियर्स अपनी चैंपियनशिप को रेहा रिप्ली और ईयो स्काई के साथ डिफेंड कर रही थी। अभी ये मैच रॉ को ओपन करने वाला था, तो लग रहा था कि भाई एंड में क्या हो सकता है, और कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलता है। बात करें मैच की, तो इनका मैच जो क्राउन ज्वेल में हुआ था बहुत ज्यादा अच्छा था इस मैच से, पर स्टिल इस मैच से भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कायरी जेन का होता है जहां वो टॉप रोप से ईयो स्काई को स्टॉम्प मारती हैं, और ये ईयो स्काई को तब मारा जाता है जब वो रोप्स में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा खतरनाक सा लग रहा था। बाकी बात करें मैच के एंड की, तो भाई रिपटाइड और मूनसॉल्ट के साथ यहाँ ऑस्का पिन हो जाती हैं, और अब ईयो स्काई और रेहा रिप्ली बन गई हैं नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। अभी कह सकते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन भाई शॉक तो कर दिया WWE ने। जिसके बाद एडम पेयर्स बैक स्टेज ईयो स्काई और रेहा रिप्ली को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, लेकिन इसके बाद वो बैक स्टेज ही गंथर से भी मिलते हैं, जो कि रिंग की तरफ आ रहे थे। यहाँ एडम पेयर्स सलाह दे रहे थे गंथर को कि भाई अब की बार थोड़े अच्छे से बात करना, क्योंकि गंथर इतने टाइम से जॉन सीना की डिसरिस्पेक्ट करते हुए आ रहे थे। पर यहाँ एडम पेयर्स की बातों का गंथर के ऊपर कोई खास फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि इसके बाद वो रिंग में जाते हैं, जहाँ एंट्री करने से पहले फिर से वो वही टी शर्ट निकालते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जॉन सीना ने टैप आउट करा है, और रिंग में जाके स्टिल भाई वो फैंस को चिढ़ा ही रहे थे। जिसके बाद हमें वो देखने को मिलता है जो कि बहुत टाइम से WWE टीज कर रही है, क्योंकि एजे स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होता है और वो रिंग में आकर सीधा गंथर से बैठ जाते हैं। अब यहाँ गंथर एजे स्टाइल्स को भी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद शायद एजे स्टाइल्स को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत तगड़ा सा तमाचा वो गंथर को मार देते हैं, और जाते जाते कहकर जाते हैं कि भाई अब तू क्या कर लेगा। अब इसके बाद क्लियर लग रहा है कि WWE किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और फाइनली WWE गंथर और एजे स्टाइल्स की फ्यूड के साथ ही जा रही है। वैसे बैक स्टेज से इसके बाद एक सेगमेंट होता है जहां गंथर, एडम पेयर्स और एजे स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहां गंथर एजे स्टाइल्स के साथ मैच की मांग कर रहे थे और वो उन्हें मिल भी जाता है। तो नेक्स्ट वीक एजे स्टाइल्स और गंथर का मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन शायद ये फ्यूड इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अभी नेक्स्ट इसके बाद हमें बेकी लिंच और मैगजीन के बीच में वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। अभी ये मैच तो हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। मैंने कहा था कि मैगजीन के ऊपर ज़्यादा टाइम तक WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रखने नहीं वाली, तो भाई यहाँ बेकी लिंच ने फिर से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को वापस ले लिया है। पर कह सकते हैं कि एंडिंग थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि यहाँ मैगजीन ने बेकी लिंच को एंकल लॉक में फंसाया हुआ था, लेकिन बेकी लिंच बड़े ही स्मार्टली रोप पकड़कर रोल अप कर देती हैं, जिसे रेफरी देख नहीं पाता और 3 काउंट हो जाते हैं। तो भाई भले ही WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेकी लिंच को वापस कर दी, लेकिन मैगजीन को उन्होंने वीक नहीं दिखाया है। इसके बाद एडम पेयर्स हमें टाइटनट्रॉन के पास देखने को मिलते हैं, जहां वो जेवॉन एवॉन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और भाई अब ऑफिशियली जेवॉन एवॉन्स रॉ का पार्ट हो गए हैं। यहाँ उनसे एडम पेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। अभी पता नहीं WWE ने इसे स्पेशली सबके सामने क्यों करवाया, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे सुपरस्टार्स के कॉल अप हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिला है। तो शायद जेवॉन एवॉन्स के लिए WWE के थोड़े अच्छे खासे प्लान्स होंगे। नेक्स्ट हमें उसोस का भी क्राउड से एक रैंडम सा प्रोमो दिखाया जाता है, जहां वो कह रहे थे कि जिसे भी स्टेप अप करना है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वो आ सकता है। अभी शायद ये सेगमेंट सिर्फ उसोस को रॉ में फीचर करने के लिए कराया गया होगा। बाकी इसके बाद हमें नेक्स्ट रिंग में देखने को मिलती हैं स्टेफनी वकार, और यहाँ बताया जा रहा था कि नेक्स्ट वीक जो निकी बेला और रकेल रॉड्रिगेज के साथ मैच हुआ था स्टेफनी वकार का, वहाँ वो इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने नी ब्रेस भी पहना हुआ था, क्योंकि उनका लेग ही इंजर्ड हुआ था। पर शायद WWE यहाँ कोई स्टोरी लाइन में से इंक्लूड करना चाहती है, क्योंकि इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज की एंट्री होती है और वो बुरी तरह से स्टेफनी वकार को मारती हैं, और स्पेशली यहाँ भाई स्टेफनी वकार के लेग को ही टारगेट बनाया जा रहा था। फिलहाल पता नहीं सच में स्टेफनी वकार इंजर्ड हैं या फिर WWE कोई स्टोरी लाइन बना रही है। वैसे रकेल रॉड्रिगेज का अटैक इतना खतरनाक था कि सिक्योरिटी को आना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए। वैसे इसके बाद यहाँ रकेल रॉड्रिगेज रुकती नहीं है, क्योंकि बैक स्टेज जब स्टेफनी वकार को ले जाया जाता है तो वहाँ भी उनका अटैक हो जाता है उनके ऊपर। तो भाई इस अटैक के बाद लग रहा है कि अब स्टेफनी वकार बहुत टाइम तक हमें रॉ में देखने को नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट हमें लायरा वल्कीरिया और लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है।
अब ये लिव मॉर्गन का पहला सिंगल्स मैच था जब से उन्होंने रिटर्न करा है उसके बाद से, जो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने रिटर्न करा था और सर्वाइवर सीरीज को हुए बहुत टाइम हो गया है। बाकी यहाँ रोक्सेन पेरेज और बेली भी थी लायरा वल्कीरिया और लिव मॉर्गन का साथ देने के लिए, पर साथ तो दूर की बात है, ये दोनों आपस में ही रिंग साइड पर लड़ना शुरू कर देती हैं, जिसका फायदा लिव मॉर्गन उठाती हैं और लायरा वल्कीरिया को ओब्लिवियन पड़ जाता है। अभी बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि इतने टाइम बाद लिव मॉर्गन अपना पहला सिंगल्स मैच कर रही थी तो वो हारने तो नहीं वाली थी, तो इस मैच में लिव मॉर्गन की ही विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सीएम पंक का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां ब्रॉन बेकर के साथ जो उनका मेन इवेंट में मैच होने वाला है वो उसे हाइप कर रहे थे, जहां वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि भाई ब्रॉन बेकर को आज वो हराने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक फनी सा भी सेगमेंट देखने को मिलता है लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी का। यहाँ ऑस्टिन थ्योरी तो सीएम पंक और ब्रॉन बेकर के मैच को ही हाइप कर रहे थे, लेकिन लोगन पॉल बड़े ही फनी तरीके से बहुत कुछ बोल रहे थे। अभी यहाँ लोगन पॉल की बातें तो बड़ी सीरियस थी, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। वैसे भाई ये लोगन पॉल को विजन में एंट्री देने का आइडिया जिसका भी था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अब नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है रॉ का, जो कि ब्रॉन बेकर और सीएम पंक के बीच में ही हमें देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ पॉल हेमन ही हमें ब्रॉन बेकर के साथ देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमें पता था कि बाद में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ विजन करने वाली है। अभी शुरुआत में तो ये मैच थोड़ा स्लो सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमें तगड़ा सा एक्शन देखने को मिल जाता है। एक मोमेंट पर ब्रॉन बेकर अपना वो रिंग साइड से स्पेयर मारने जा रहे थे सीएम पंक को, लेकिन उन्हीं को क्लोज लाइन पड़ जाती है सीएम पंक की तरफ से। क्राउड बहुत ज्यादा हाइप लग रहा था इस मैच के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि भाई वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल इस मैच में इन्वॉल्व होने वाला था। अभी यहाँ एक मोमेंट पर ब्रॉन बेकर को जीटीएस और पाइल ड्राइवर भी पड़ जाता है, जिस पर बहुत सारे सुपरस्टार्स की ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन सोचो तब भी ब्रॉन बेकर किक आउट कर देते हैं। तो भाई इससे पता चल रहा है कि ब्रॉन बेकर को कितना तगड़ा बुक करा जा रहा है। अभी एक मोमेंट पर ब्रॉन बेकर जीटीएस लगाने जा रहे थे सीएम पंक को, लेकिन भाई सीएम पंक रिवर्स मूव करके उन्हें एसटीएफ में फंसा लेते हैं। फिर यहाँ पॉल हेमन भी इस मैच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीएम पंक की तरफ से पॉल हेमन को एक तगड़ा सा तमाचा पड़ता है। यहाँ विजन भी इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली और पेंटा उन्हें संभाल लेते हैं। अभी बात करें मैच के एंड की तो भाई ब्रॉन बेकर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन सीएम पंक हार नहीं रहे थे। जिसके बाद वो एक फाइनल स्पेयर मारने जा रहे थे सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक अपना नी बीच में कर देते हैं और भाई इसके बाद एक जीटीएस के साथ सीएम पंक अपना टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि लग रहा था कि ब्रॉन बेकर अब हराने वाले हैं सीएम पंक को। पर भाई सीएम पंक भी सीएम पंक है, वो इतनी आसानी से हारने तो नहीं वाले थे, कह सकते हैं। वैसे थोड़ी सी अजीब सी भी एंडिंग थी क्योंकि लग रहा था कि बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं, जिसमें क्रिस जेरिको का रिटर्न भी शामिल था। लग रहा था कि शायद आज उनका रिटर्न हो जाएगा, पर भाई WWE ने अभी उनका रिटर्न होल्ड करके रखा है। बाकी बात करें भाई आज की रॉ की, तो स्टार्टिंग में तो रॉ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन एंड में WWE ने कुछ खास नहीं किया। उस हिसाब से रॉ को हाइप करा गया था, वैसी रॉ हमें देखने को मिली नहीं। इसी के साथ यहाँ रॉ का एंड हो जाता है। तो कमेंट पे बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।